है नेक्स्ट है अवधारणात्मक परिवर्तन सतत कैसे विकसित होते हैं। अवधारणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया एक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें समय समय पर पुरानी अवधारणाओं के स्थान पर नवीन अवधारणा का समावेश होता है तथा अवधारणाओं में संशोधन भी होता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अवधारणात्मक परिवर्तन को सतत विकसित करने वाले कुछ कारक हैं जो कि निम्न है। फर्स्ट है नवीन अनुभव। नवीन अनुभव यानी कि अवधारणात्मक परिवर्तन की सतत प्रक्रिया नवीन अनुभवों के द्वारा संपन्न होती है। जैसे प्रथम बार छात्र अपनी कक्षा में प्रवेश करता है तो उसके साथी छात्रों का व्यवहार उसको सामान्य लगता है तथा कुछ अरुचिपूर्ण भी लगता है। तब वह समझता है कि कक्षा का व्यवहार पूर्णतः ठीक नहीं है तथा ऐसा ही होता होगा। जब वह लगातार कक्षा में अध्ययन करता है तो अनुभव करता है कि छात्रों का व्यवहार उसके प्रति पूर्ण सकारात्मक है तथा उसकी कक्षा विद्यालय की सर्वश्रेष्ठ कक्षा है। इस प्रकार की प्रक्रिया में उसका पूर्व अनुभव परिवर्तित होता है और नवीन अनुभव समृद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार विविध क्षेत्रों के नवीन अनुभवों का समावेश अवधारणात्मक परिवर्तन करता है। अब सेकंड है नवीन सूचनाएं। नवीन सूचनाएं अवधारणात्मक परिवर्तन का प्रमुख स्रोत होता है। जैसे ही शिक्षण अपनी कक्षा का शिक्षण सभी छात्रों को सम्मिलित रूप से करता है तो उसको सूचना प्राप्त होती है। तो छात्रों के अधिगम स्तर में वृद्धि के लिए उसकी कक्षा के छात्रों को विविध वर्गों में उनकी योग्यता के अनुसार विभाजित करके शिक्षण कार्य करना चाहिए। इस व्यवस्था के माध्यम से छात्रों का अधिगम स्तर उच्च होता है और सूचना के माध्यम से शिक्षक की अवधारणा में परिवर्तन संभव होता है। अब थर्ड है चिंतन एवं तर्क, थिंकिंग एवं लॉजिक। अवधारणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया का यह भी महत्वपूर्ण स्रोत होता है। विविध प्रकार की स्थितियों में जब छात्र प्रथम बार किसी अवधारणा का निर्माण करता है तब भी तर्क एवं चिंतन का सहारा लेता है। तब उस अवधारणा में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जाती है। तब भी तर्क एवं चिंतन का सहारा लेता है। जैसे बालक किसी पतंग को चिड़िया कहता है तो उसके पास तर्क होता है, यह चिड़िया की भांति उड़ती है। जब वह चिड़िया के स्थान पर पतंग की अवधारणा के रूप में चित्रित करता है तो वो तर्क देता है कि यह तो निर्जीव है तथा चिड़िया सजीव है। फोर्थ है अनुसंधान। शिक्षा के क्षेत्र में विविध प्रकार के अनुसंधान का मार्ग भी होता है। जैसे प्राचीन काल में शिक्षक केंद्रित शिक्षा की अवधारणा होती थी तथा शिक्षक की प्रमुख भूमिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रूप में जानी जाती थी। अनुसंधान द्वारा यह सिद्ध किया गया कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप बाल केंद्रित प्रक्रिया के रूप में होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में प्रत्येक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक यह अनुभव करते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा ही छात्रों के लिए सर्वोत्तम है। इस प्रकार विविध प्रकार के अनुसंधान अवधारणाओं के निर्माण एवं परिवर्तन में भूमिका निभाते हैं। फिर फिफ्थ है निर्देशन एवं परामर्श। शिक्षक द्वारा यह समय समय पर छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श दिया जाता है। जैसे एक छात्र चिड़ियाघर में ऊंट को देखकर घोड़ा कहता है तो शिक्षक द्वारा घोड़े और ऊंट की असमानताओं को प्रदर्शित करते हैं और उन्हें परामर्श दिया जाता है कि यह घोड़ा नहीं ऊंट है। तो इसकी ऊंट की विशेषताओं के आधार पर उसका चित्रण घोड़े से पृथक रूप में किया लेता है और इस प्रकार अनेक निर्देशन एवं परामर्श से छात्रों की अवधारणा का परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है। सिक्स्थ है प्रयोग। इसमें छात्रों को विभिन्न प्रयोगों के द्वारा भी सिखाया जाता है। जैसे एक छात्र यह अनुभव करता है कि जल एक तरल पदार्थ है, परंतु जब वह उसे बर्फ दे दी जाती है तो धीरे धीरे बर्फ को पिघलते हुए देखता है और उसकी अवधारणा परिवर्तित होती है। तो ये सोचने के लिए वो मजबूर हो जाता है कि जल तरल के साथ साथ ठोस रूप में भी होता है जिसे बर्फ कहते हैं। इस प्रकार विविध प्रयोगों के आधार पर अवधारणात्मक परिवर्तन होता है। सेवेंथ पॉइंट है संश्लेषण एवं विश्लेषण। संश्लेषण और विश्लेषण में है कि जैसे एक छात्र देखता है कि तोता उड़ता है, मोर उड़ता है, बगुला उड़ता है तो वो मान लेता है कि सभी पक्षी उड़ते हैं तथा ये मानता है कि उड़ने की विशेषता पक्षी से संबंधित है। परंतु जब वह पतंग या हवाई जहाज को उड़ते देखता है तो उसकी अवधारणा में परिवर्तन होता है कि विविध प्रकार की मशीनें भी उड़ने में सक्षम होती है। तो ये संश्लेषण और विश्लेषण की प्रक्रिया की अवधारणाओं का निर्माण करता है। फिर एट्थ है ज्ञान का विस्तार। इसमें जैसे प्राथमिक स्तर का छात्र है तो उसका ज्ञान का क्षेत्र सीमित होता है तो वह विविध प्रकार की अवधारणाओं का निर्माण करता है कि जैसे जैसे वह उच्च कक्षाओं में बड़ी क्लासों में आता है तो उसके ज्ञान का क्षेत्र भी विस्तृत होता है और विविध प्रकार की जो पुरानी अवधारणा होती है उसमें परिवर्तन होकर नवीन अवधारणाओं का निर्माण करता है। नाइन्थ है बुद्धि। बुद्धि में कि एक बालक को जब शेर एवं गाय
जानवर के रूप में हम बता देंगे तो वो दोनों के लिए उसके लिए जानवर है, लेकिन उसकी बौद्धिक रूप से जब मैच्योरिटी होगी, परिपक्वता होगी, तो अपनी अवधारणा में परिवर्तन करता है और वो खुद कहेगा कि शेर तो एक जंगली जानवर है तथा गाय एक घरेलू और पालतू जानवर है। इससे उनका धीरे धीरे बौद्धिक विकास अनवरत रूप से चलता रहेगा। फिर 10th है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षालय की दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें जिन सूचनाओं के आधार पर अवधारणाओं का निर्माण होता है तथा अवधारणाओं में परिवर्तन होता है, जिसे एक छात्र पुस्तकीय ज्ञान को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है, तो एक शिक्षक द्वारा उसको जो सूचना दी जाती है कि शारीरिक व्यायाम एवं योग मानसिक विकास के लिए आवश्यक है, तो इसके विकास से ही सर्वांगीण विकास होगा और वो सभी को महत्वपूर्ण मानने लगेगा। इस प्रकार अवधारणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को सतत एवं व्यापक रूप में संचालित करने में सूचनाओं और अनुभवों का महत्वपूर्ण स्थान है।